हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आरएस एमएसएसबी जेई का जो आज एग्जाम हुआ है उसके फर्दर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। 61 क्वेश्चन है जो हमारा डिस्चार्ज पास हो रहा है फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। अगर फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस की बात करें तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑरिफिस बन रहा है ये हमारा फ्लो है। यहाँ पे ये वाटर लेवल्स हैं दो टैंक्स में अलग अलग। तो यहाँ पे जो ये आपने ऑरिफिस दिया हुआ है ये हमारा फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस है। तो अगर इसके टॉप पर हमारा जो हेड है वो H1 है, इसके बॉटम पे हेड हमारा H2 है और जो टोटल हेड डिफरेंस है दोनों रिजर्वायर के बीच में वो H है, तो हमारा जो डिस्चार्ज होगा दैट विल बी गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ ओपनिंग जो होगी, एरिया ऑफ ऑरिफिस, दैट विल बी गिवन बाय B विड्थ और डिफरेंस ऑफ दिस H2 एंड H1 हमारी ओपनिंग का साइज दे देगी। तो B इंटू H2 माइनस H1 और जो हमारी वेलोसिटी होगी दिस वेलोसिटी विल बी गिवन बाय √2GH जो हमारा हेड डिफरेंस है। ये हमारा बर्नौलीज आप थ्योरी लगाओगे तो विल एबल टू डिराइव दिस इक्वेशन। ठीक है, जो हमारा इस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा पूछा जा रहा है कि हमारा जो प्रेशर है जो कि हम एब्सोल्यूट जीरो पर मेजर के रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या होगा? जो हमारा प्रेशर एट सी लेवल है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पर जो हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इसके रेस्पेक्ट पे जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हो वो हमारा कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये जो प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और जो हम किसी भी प्लेस पर किसी भी जगह पर प्रेशर मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और तभी हम कहते हैं जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल, जीरो प्रेशर लेवल, प्लस जो हम एटमॉस्फेरिक के रेस्पेक्ट में किसी भी लोकेशन पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो हमारा गेज प्रेशर होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो हमारा जो मोस्ट रिलेवेंट और करेक्ट ऑप्शन होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा रेवेन्यू चेन में कितने लिंक्स होते हैं। तो रेवेन्यू चेन जो होती है हमारी बेसिकली 33 फीट्स की होती है और इसमें हमारे 16 लिंक्स होते हैं। जो हमारी गंटर्स चेन होती है वो हमारी 66 फीट्स की होती है और इसमें हमारे 100 लिंक्स होते हैं। एक हमारी इंजीनियर चेन होती है वो हमारी 100 फीट्स की होती है और उसमें हमारे 100 लिंक्स होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाइन है जिसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम लिख लें, हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम जो है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ यानी नॉर्थ से इस तरफ हमारी 38 डिग्री है। तो लेस देन 90 डिग्री इट मींस इट इज इन द दिस एनी क्वाड्रेंट। तो अगर होल सर्कल बियरिंग होगी तो आपका नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में जो एंगल आएगा आपका वो 38 डिग्री आएगा। तो हमारा जो होल सर्कल बियरिंग है वो हमारा 38 डिग्री ही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा प्राइस लेवल चेंज हो रहा है रिवाइज्ड एस्टीमेट में, हम सैंक्शनड एस्टीमेट से हम रिवाइज्ड एस्टीमेट तब बनाते हैं जब सैंक्शनड एस्टीमेट से जो हमारी प्राइस वैल्यू है वो 5% से ज्यादा या 5% या 5% से ज्यादा चेंज हो रही हो। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो थ्योरी है वो हमारे LK शर्मन ने सजेस्ट की थी 1932। इसके बाद बहुत सारे रिफाइनमेंट्स आए हैं लेकिन जो इनिशियली सजेस्ट की थी वो LK शर्मन ने सजेस्ट की थी। उसके बाद आते हैं कि जो लेसी-सिल्ट थ्योरी है उसमें जो पैरामीटर है चैनल का, ठीक है, तो पैरीमीटर जो वेटेड पैरीमीटर एक्चुअली दिस इज द वेटेड पैरीमीटर, वो हमारा इंपेरिकल रिलेशन से सजेस्टेड था 4.75 √Q जो लेसीज ने सजेस्ट किया था, जिसको लेसी-सिल्ट थ्योरी से डिटरमाइन किया गया था वेयर Q इज द डिस्चार्ज जो पास हो रहा है चैनल क्रॉस सेक्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q की पावर 1/2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा कैनाल जो कि राइट एंगल, ये मान लेते हैं कंटूर है, ठीक है, कंटूर्स हैं किसी भी टोपोग्राफी में, तो कैनाल विच आर अलाइंड एट राइट एंगल्स, जो अप्रोक्सीमेटली रफली राइट एंगल्स पर अलाइंड है हमारे, ठीक है, दीज आर कैनाल्स विच आर अलाइंड एट राइट एंगल। तो ये कैनाल हमारे कहलाते हैं साइड स्लोप कैनाल। और जो हमारे पैरेलल टू कंटूर्स होंगे, ठीक है, लाइक दीज आर दी पैरेलल कैनाल्स, ठीक है, तो जो पैरेलल कैनाल्स होंगे वो हमारे कहलाते हैं कंटूर कैनाल, जो कैनाल के कंटूर्स के पैरेलल होंगे।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा साइड स्लोप कैनाल होगा आंसर, बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल पूछा गया है। उसके बाद आते हैं हमारा कि एक क्रॉप है जिसकी जो टोटल डेप्थ रिक्वायरमेंट है, यानी ये हमारी डेल्टा की जो रिक्वायरमेंट है वो 90 सेंटीमीटर किसी भी क्रॉप के लिए, और जो बेस पीरियड है वो 180 डेज है। तो जो ड्यूटी होगी आपको पता है, ड्यूटी इज गिवन बाई डी इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी, वेयर डी इज द बेस पीरियड, सॉरी डी इज द ड्यूटी एंड बी इज द बेस पीरियड। तो बेस पीरियड हमारा जो है वो सेंटीमीटर में आपको रखना है, तो इट इज गिवन एज 90 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज गिवन एज 100, जो हमारा बेस पीरियड दिया है वो हमारा 110 डेज दिया है, तो बी की जगह आपने 110 रखा, और जो हमारी ड्यूटी आपको निकालनी थी तो डेल्टा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डेल्टा हमारा 90 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर्स में रखोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर से हम कितना हेक्टेयर पानी, कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं जो हमारे गैरेट्स डायग्राम है, जो कि ग्राफिकल सोल्यूशन है हमारी कैनाल डिजाइन के लिए, दैट वर बेस्ड ऑन द कैनाल कैनेडीज थ्योरी एंड एज वेल एज कटर्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो कैनेडी थ्योरी और कटर्स फॉर्मूला से हमारी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन बना कैनाल डिजाइन के लिए वो हमारे गैरेट्स डायग्राम थे। उसके बाद आते हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम को हम 3 मोमेंट थ्योरम भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है दैट इज गिवन बाय d30 स्क्वायर अपॉन d10 इंटू d60। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है सॉइल की वो 0 है, तो हमारा सॉइल किस टाइप का होगा। तो अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें स्टेट ऑफ सॉइल को इंडिकेट करने के लिए, तो ये हमारा प्लास्टिक स्टेट रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा सेमी सॉलिड स्टेट और ये हमारा सॉलिड स्टेट। और अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो श्रिंकेज लिमिट, ये लिक्विड लिमिट और ये प्लास्टिक लिमिट। हमसे कहा जा रहा है कि हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 0 है, यानी WL माइनस WP जो है वो 0 हो गया। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी जो वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक लिमिट और जो हमारी लिक्विड लिमिट है वो दोनों हमारी सेम है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो ये स्टेट है सॉइल में हमारी प्लास्टिसिटी स्टेट नहीं है, यानी सॉइल हैज नो प्लास्टिसिटी। तो ऐसी कौन सी इनमें से सॉइल है जिसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी। हमारी क्ले में हमारी प्लास्टिसिटी रहती है, हमारी क्ले सिल्ट में प्लास्टिसिटी रहेगी, जो हमारी सिल्ट्स हैं उसमें भी हमारी कुछ हद तक प्लास्टिसिटी रहती है। जो सैंड्स हैं, जो हमारी बिल्कुल कोहेशनलेस सॉइल्स हैं, जो हमारे कोर्स सैंड्स हैं, जो कोर्स ग्रेवल्स हैं, वहां पर हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी सॉइल जो है वो सैंडी सॉइल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा एक ट्रस दिया हुआ है 2 डायमेंशनल और हमें स्टैटिक डिटर्मिनेसी निकालना है। तो 2 डायमेंशनल ट्रस के लिए आपको स्टैटिक डिटर्मिनेसी पता है, दैट इज गिवन बाई m प्लस r माइनस 2j। आपने सभी ने पढ़ रखा है। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं काउंट करेंगे आप 1 2 3, तो इस तरह 10 आएंगे। जो रिएक्शंस हैं वो हमारी 2 रिएक्शंस आएंगी, बिकॉज यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड फ्रेम है। तो 10 प्लस 4 माइनस 2j, ज्वाइंट्स आप काउंट करोगे तो यू विल गेट 5 ज्वाइंट्स, 1 2 3 4 5। तो 5 2 10, यानी हमारा 4 बचेगा। हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो स्ट्रेस की है वो 4 है। उसके बाद आते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो है हमारी कॉन्जुगेट बीम में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कॉन्जुगेट बीम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो जो हमारी शियर फोर्स है कॉन्जुगेट बीम के लिए वो हमारी रिप्रेजेंट करती है कि हमारा उस करस्पॉन्डिंग सेक्शन में एक्चुअल बीम में हमारा स्लोप कितना है। ठीक है, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है कंजुगेट बीम में किसी भी सेक्शन पे वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है एक्चुअल बीम में उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो हमारा कितना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो डिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज यहाँ बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम है, प्लेन फ्रेम है, यानी 2 डायमेंशनल फ्रेम है, वो स्टेबल है और स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट है। तो हमारा 3m प्लस r इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 3j। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि जो पॉइजन्स रेशियो है मटेरियल्स का किस रेंज में लाई करता है। तो बेसिकली आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए हमारी जो रेंज है वो हमारी 0.5 से -1 तक हो सकती है, बट मोस्टली जो मटेरियल्स हैं उनकी जो पॉइजन्स रेशियो की रेंज है वो 0 से 0.5 तक होती है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जिसकी जो विड्थ है
वो b है, डेप्थ हमारी d है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस Ixx निकालना है। तो वी नो कि हमारा जो Ixx है वो BD क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा और इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो जिसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो उसका क्यूब होगा, यानी b क्यूब d अपॉन 12 होगा हमारा IYY। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे करेक्ट रिलेशनशिप पूछी जा रही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में। तो हमारा E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू होता है, 3K 1 - 2 म्यू एंड म्यू इज गिवन एज 1/m। तो आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू आपको करेक्ट रिलेशन मिल जाएगी। जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमारा एक पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा है, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पे दैट विल बी गिवन बाय WL3, जो हमारा W है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम और EI इज द फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑफ दिस बीम, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस बीम मटेरियल। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।